Good morning, everyone. Today we'll proceed to the next method of valuation of share. पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने और क्लासरूम टीचिंग के थ्रू I had explained the method of net asset method, and second method that we discussed was dividend yield method. Now we'll proceed to the next method. It is called earning capacity method. Earning capacity method. As the name itself clarifies. So here net asset value या net asset method में the basis of valuation of share is net asset, और यहाँ पर in case of earning capacity method we determine the earning capacity, that means the rate of return or the rate of earning. तो यहाँ पर जो बेसिस होगा वैल्यूएशन ऑफ शेयर का वो रेट ऑफ अर्निंग होगा. सो व्हाट इज द फार्मूला फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल? दैट इज वैल्यू ऑफ शेयर. इट इज इक्वल टू रेट ऑफ अर्निंग डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न into paid up value of share. One thing is that should be kept in mind. इसको जो है ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर आपको पेड अप वैल्यू स्पेसिफाई नहीं की है तो फिर जो भी वैल्यू आपको दी है, फेस वैल्यू दी है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर. सो दिस इज द फार्मूला फॉर वैल्यूएशन ऑफ शेयर when we use earning capacity method. Rate of earning calculate करना होता है. Normal rate of return given होता है. It is the normal rate of return that is earned by similar concerns in the market. So what is the formula for calculating rate of earning? Rate of earning हमें पता है. हम जनरली कैपिटल के बेसिस पर कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते हैं. उस बेसिस पर ही हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. दैट इज़ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग भी बोलते हैं हम इसको, एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग भी बोल देते हैं. तो इट इज़ इक्वल टू प्रॉफिट, इट इज़ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, कॉमा ट्रांसफर टू रिजर्व and preference dividend divided by, मैं इसको यहाँ से काट रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसको, रेट ऑफ अर्निंग इट इज़ इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, कॉमा ट्रांसफर टू रिजर्व एंड प्रेफरेंस डिविडेंड. कहने का मतलब ये है कि इसका जो क्रोनोलॉजी होता है वो क्या होता है. सबसे पहले आउट ऑफ प्रॉफिट फर्स्ट ऑफ ऑल यू डिडक्ट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, देन लेटर टैक्सेस आर पेड, जो भी बैलेंस आता है उस पर टैक्स पे किया जाता है, देन प्रेफरेंस डिविडेंड्स आर पेड एंड लेटर इक्विटी डिविडेंड्स आर पेड. ये क्लेम्स होते हैं. तो यहाँ पर आपको कंसीडर करना है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर. इसका मतलब क्या है कि वैसे तो पहले इंटरेस्ट को डिडक्ट किया जाता है, बट अगर आपको इन्फॉर्मेशन दी है तो आपने टैक्सेस को घटाना है और उसके बाद दोबारा इंटरेस्ट को ऐड करना है. इन दैट वे दोबारा आपने अगर कोई ट्रांसफ़र टू रिज़र्व दिया हुआ है, ये ट्रांसफ़र टू रिज़र्व दिया हुआ है, फिर ऐड करना है. यानी कि टैक्स को घटाकर और इन तीनों को आपने ऐड कर देना है दोबारा. दैट विल बी यूज्ड ओवर हियर. Divided by net capital employed. Capital employed into 100. So this is the formula. तो ये सिंपल है. अर्निंग कैपेसिटी मतलब एक्चुअली रेट ऑफ रिटर्न ही आप निकालते हैं और वैल्यू ऑफ शेयर
जो है रेट ऑफ अर्निंग ही बेस बनता है इसका। तो अब इसको कंपेयर किया जाता है नॉर्मल जो रेट ऑफ रिटर्न है दैट इज़ अर्नड बाय डिफरेंट सिमिलर टाइप ऑफ कंपनीज और फर्म इन दी मार्केट। तो रेट ऑफ अर्निंग का ये फार्मूला है। अब फार्मूला हमने डिस्कस कर लिया। नाउ लेट अस सॉल्व ए प्रॉब्लम। It is problem number 11 given in your book. Let us read it. From the following particulars taken from notes to account to the balance sheet and the adjoining information ascertaining the value of share as per net asset method। तो यहाँ net asset method भी यूज़ करना है और हम देखेंगे इसको net asset के साथ कंपेयर करेंगे, net asset method and second is earning capacity method। So with the help of this information you will calculate the value of share by using both the methods। और देखेंगे कि will there be any difference in the value of share। So share capital is given 20,000 shares of rupees 100 each। तो ये इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी नेट एसेट में, नंबर ऑफ शेयर्स। नेट एसेट को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स के साथ, तो देन वी गेट द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। और ये मेथड हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। इट इज़ 20 lakhs। इसके बाद 10% ये जो आपको दिए हुए हैं ये रिजर्व्स हैं, इट इज़ 5 lakh। देन 10% डिबेंचर्स आर देयर 20 lakhs एंड अदर लाइबिलिटीज़ आर 5 lakhs। सो टोटल इज़ that is 50 lakhs। Assets are given, sundry assets including goodwill। Goodwill will be considered। और आपने ये ध्यान रखना है इसमें दोनों के केस में जब आप एसेट की वैल्यू अगर कंसीडर करेंगे तो आपने मार्केट वैल्यू को कंसीडर करना है। अगर मार्केट वैल्यू नहीं है देन यू विल यूज़ द वैल्यू ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स दैट इज़ गिवन इन द बुक। तो अगर आपको रियलाइजेबल वैल्यू दी है, मार्केट वैल्यू दी है अगर एसेट्स की, तो वो कंसीडर करनी है दोनों मेथड्स में। नहीं दी है तो फिर आप बुक वैल्यू जो बैलेंस शीट में दी है वो कंसीडर करेंगे। तो सन्ड्री एसेट्स की वैल्यू बुक में दे रखी है 50 lakhs, मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स दे रखी है 52 lakhs। तो ये कंसीडर करनी है, यू विल नॉट कंसीडर दिस। एंड द एवरेज अर्निंग्स ऑफ द कंपनी आर रुपीज़ 13 lakhs। तो फॉर डिटरमाइनिंग the rate of earning, this method will be or this profit figure will be used per annum। ये एवरेज प्रॉफिट है, एक्चुअल प्रॉफिट होता है तो एक्चुअल प्रॉफिट भी ले लिया जाता है। ये दिया हुआ है आपको आफ्टर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर बट बिफोर टैक्स। तो आपको चाहिए आफ्टर टैक्स बट बिफोर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, जो ये प्रॉफिट दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे इसको, इसमें सबसे पहले टैक्सेस को बिफोर टैक्स दिया तो टैक्स घटाना है और टैक्स घटाने के बाद आफ्टर जो डिबेंचर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो ऑलरेडी आफ्टर का मतलब डिडक्ट कर दिया गया है वो दोबारा ऐड करेंगे आप। दिस इज़ हाउ यू विल कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ प्रॉफिट विच मे बी टेकन एट 50% ऑफ द नॉर्मल रेट। 50% का मतलब जो भी अवेलेबल प्रॉफिट है उसका 50%, यानी 13 लाख का 50%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर कंपनीज आर 10%। तो ये हम फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ शेयर वी विल यूज़ दिस फिगर। Now let us compile the value of share when we use net asset method। Net asset method। So what is the formula when we use net asset method? It is equal to net asset, it is very simple, net asset divided by it is number of shares। So how will we calculate the value of net asset? According to the question that we have read, the question number 11 है। So how will we calculate it? It will be first of all it will be calculation of net asset। Calculation of net asset, ये यहाँ पे net asset available for equity shareholder लिख लें आप, वो net asset चाहिए। इसका मतलब आप डिडक्ट कर देंगे प्रेफरेंस क्लेम्स को भी, प्रेफरेंशियल होल्डर्स के जो क्लेम हैं। तो कैलकुलेशन नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो कैसे करना है, सबसे पहले आप नेट एसेट की वैल्यू जो एसेट्स की वैल्यू दी है आपको मार्केट वैल्यू वो कंसीडर करेंगे। नहीं दी होती तो फिर वो 50 lakhs आप कंसीडर करते क्वेश्चन में जो दी हुई है। सो दैट इज़ 52 lakhs गिवन
नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डिडक्ट द अमाउंट ऑफ टैक्स जो आपको नॉट द टैक्स बट सॉरी इट इज़ नॉट अर्निंग कैपेसिटी मेथड, इट इज़ नेट एसेट मेथड। तो सबसे पहले तो आप लाइबिलिटीज़ को लेस करोगे यहाँ पे। सो आउटसाइड लाइबिलिटीज़ विल बी डिडक्टेड। सबसे पहले आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को डिडक्ट किया जाता है। आउटसाइड लाइबिलिटीज़ क्या हैं, ये देखिए आप, ये रिजर्व्स तो इंटरनल लाइबिलिटीज़ होती हैं। रिजर्व्स पर शेयर होल्डर्स का ही अधिकार होता है, राइट होता है। तो ये दो हैं, एक ये 10% डिबेंचर और ये अदर लाइबिलिटीज़ हैं। ये दो तरह के लाइबिलिटीज़ हैं। सो बोथ दीज टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज़ विल बी डिडक्टेड। 10% डिबेंचर, हाउ मच इट इज़ 20 lakhs। So it will be 20 lakhs that will be deducted. And second is other liabilities. Other liabilities कुछ नहीं है, ये current liabilities ही हैं. These are current liabilities and it is given 5 lakh rupees. So 5 lakh again will be deducted. अब आप इसको यहाँ लेस कर देते हैं and you will get the value of net asset 27 lakhs. That means 50 minus 25 is 25 lakhs plus 2 lakhs, that is 27 lakhs. It is profit or net asset available for equity shareholders. यही चाहिए था हमें नेट एसेट के लिए। अब आप इसको सिंपल कुछ नहीं करना आपने, ये नेट एसेट की वैल्यू आ गई, ये फार्मूला आपने लिखा हुआ है, ये वैल्यू निकाल दिया आपने। नंबर ऑफ़ शेयर्स हमारे पास ऑलरेडी गिवन है यहाँ 20,000 क्वेश्चन में। सो वैल्यू ऑफ शेयर विल बी, इट विल बी इक्वल टू 27 lakhs। फार्मूला आप लिख देंगे, है ना, ये फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे है ना, नहीं लिखा, ये देखिए यहाँ, ये सेम फार्मूला विल बी रिटन ओवर हियर। तो इट इज़ 27 lakhs। बिना फार्मूले के कोई वैल्यू ना लिखें आप, सीधे वैल्यूज़ पुट करेंगे, यू विल नॉट स्कोर फुल मार्क्स। नंबर ऑफ शेयर्स आर 20,000 equity shares. Let us use the calculator fast. It is 27 lakhs divided by 20,000. It is 135 rupees, 135 per share. तो जब हमने नेट एसेट वैल्यू, नेट एसेट मेथड यूज़ किया वैल्यूएशन ऑफ शेयर के लिए, तो एक शेयर की वैल्यू 135 रुपीज़ है, दैट इज़ द करंट वैल्यू ऑफ शेयर। बट लेट अस यूज़ द वैल्यू दैट इज़ अर्निंग कैपेसिटी मेथड। अर्निंग कैपेसिटी मेथड, here earning will be the base. So we will start the calculation of the profit that is after tax but before। यहाँ देखिए आप, हमें क्या चाहिए यहाँ, सबसे पहले तो हमें रेट ऑफ वैल्यू है, वैल्यू ऑफ शेयर इज़ रेट ऑफ अर्निंग डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये गिवन है। पेड अप वैल्यू जो आपको दी है वही पेड अप वैल्यू होगी, अगर आप पेड अप वैल्यू सेपरेटली नहीं दी है। तो रेट ऑफ अर्निंग को पहले कैलकुलेट करना है एंड we are required to calculate calculation of profit after tax but before, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको दिया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स बट आफ्टर इंटरेस्ट दिया है। उल्टा करेंगे आप इसको, तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे जो आपका एवरेज प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, यहाँ देखिए आपको 13 लाख इज़ दी एवरेज प्रॉफिट पर एनम। सो यू विल राइट, यहाँ आप लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट, इट इज़ गिवन 13 lakhs। नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल डिडक्ट द अमाउंट ऑफ टैक्सेस फर्स्ट। टैक्स नहीं घटाया गया तो 50% का टैक्स आपको दिया हुआ है यहाँ पे, सी ओवर हियर इट इज़ 50%, है ना, बिफोर टैक्स विच मे बी टेकन एज 50%। सो 50% ऑफ 13 lakhs दैट बिकम्स 6,50,000, आधा हो जाएगा इसका ये। सो हियर इट बिकम्स 6,50,000। और आपको चाहिए क्या, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर इंटरेस्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट।
तो बिफोर इंटरेस्ट का मतलब आपने पहले जो डिडक्ट, ये प्रॉफिट कौन सा था, इट वाज प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स। तो आपको इंटरेस्ट को अगेन यू विल हैव टू ऐड डिबेंचर इंटरेस्ट। डिबेंचर इंटरेस्ट देखिए, डिबेंचर की वैल्यू है 20 lakhs, 10% डिबेंचर है ये, तो 20 लाख का 10% कितना हो जाएगा, ऐड करना है आपने ये, दैट विल बी 2 lakhs। 2 lakhs, 20 lakhs का 10% ही 2 लाख, ये इसका डिबेंचर का इंटरेस्ट है। तो आपको चाहिए बिफोर इंटरेस्ट, सो इट बिकम्स 8,50,000। तो जो वैल्यू आपको चाहिए थी वो ये है, दैट इज़ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर interest. So this is how you will calculate it. Now for this we have got, अब हमारे पास अगर हम बात करें रेट ऑफ अर्निंग में, हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। नेट कैपिटल एम्प्लॉयड भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो क्या होता है फार्मूला, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड इट इज़ इक्वल टू टोटल एसेट्स। टोटल एसेट में क्या लेंगे, वही एसेट लेंगे जो मार्केट वैल्यू है, माइनस अदर लाइबिलिटीज़ या आउटसाइड लाइबिलिटी या करंट लाइबिलिटीज़, सॉरी करंट लाइबिलिटीज़। कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला होता है ये, इट इज़ टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। टोटल एसेट्स इट इज़ मार्केटेबल वैल्यूज ऑफ सिक्योरिटी दैट इज़ गिवन, इट इज़ 52 lakhs। जब मार्केट वैल्यू दी होगी तो हर मेथड में यही यूज़ करना है, माइनस करंट लाइबिलिटीज़। जो अदर लाइबिलिटीज़ आपको दी हैं, इट इज़ करंट लाइबिलिटीज़ ओनली, अदर लाइबिलिटीज़ आर 5 lakhs, so this will be 5 lakhs, it becomes 47 lakhs। तो आपके पास नेट कैपिटल एम्प्लॉयड भी आ गया ये। यू कैन कैलकुलेट रेट ऑफ अर्निंग, रेट ऑफ अर्निंग नाउ। तो ये आपका इसका फार्मूला है रेट ऑफ अर्निंग का। वी हैव कैलकुलेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर इंटरेस्ट, ये है 8,50,000 divided by 47 lakh, it is the value of net capital employed into 100. So this becomes, let us use the calculator fast, that is 8,50,000 divided by 47 lakhs into 100, that is 18.085%. It is expressed in terms of percentage. Now we can calculate the value of share. We have got rate of earning. Here it is rate of earning, normal rate of return is given. So we have calculated 18.085 divided by normal rate of return. It is given 10%. So it divided by 10 into, it is paid up value of share. Paid up value of share, see it is 20,000 shares of rupees 100 each and no other information is given. That means full amount is paid by the shareholders. So you will consider 100 as fully paid up shares. So that will be multiplied by 100. So that becomes, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा, when you will multiply it by 10, so that becomes 180.85 rupees per share. So when we use net asset method, the value of share is 135 per share, and when we are using second method, that is earning capacity method, so the value of share is 180.85 per share. That means rupees 180 and 85 paisa per share is the value of share. So this is the difference. Although we were discussing this method, but when we solve the problem, in this problem both the types of methods were supposed to be used, so we used it. So that is all. We'll try to proceed to the next method, or if there will be a need or different kind of question, then we'll take the same method, or we will proceed with the same method of earning capacity in the coming video. Thank you.